हेलो स्टूडेंट्स। सर्वेइंग की क्लास में आज लेक्चर जो चलेगा है जरीब रेखा की पैमाइश, चैनिंग अ लाइन। जरीब सर्वेक्षण में दूरियां क्षैतिज समतल में ली जाती हैं, ठीक है, और आरेखन भी क्षैतिज दूरी के आधार पर ही किया जाता है, जबकि क्षेत्र में सभी जगहों पर पूर्णतः समतल नहीं होता है। ठीक, तो जैसे 3 डिग्री तक की ढालू ज़मीन है अगर, तो उसको नेगलेक्ट कर लिया जाता है, उसे चपटी मान लेते हैं। लेकिन 3 डिग्री से अधिक के ढालू सतह है या फिर उचास जगह है, टापू है, तो मतलब 3 डिग्री का अगर कोण बन रहा है, 3 डिग्री अगर अधिक या डाउन जा रहा है, तो उसे फिर क्षैतिज दूरी नापने में दिक्कत होती है। तो हमें उसके लिए फिर अलग अलग मेथड अपनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जरीब जो होता है हमारा केवल ये समतल सतह पे मेजर करने के लिए हुआ है, और ढालू सतह पे मेजर करने के लिए मेजर तो करेंगे चैन से ही, लेकिन थोड़े से कुछ हम लोग इसमें प्रोसेस अपना लेंगे जिससे कि हमारी डिस्टेंस भी सही है। क्योंकि देखिए जो समतल, जैसे यहाँ से लेकर ए से बी तक ये जो दूरी है, ये दूरी अगर हम हॉरिजॉन्टल मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट 3 मीटर आती है। लेकिन ये चीज़ और आपकी ये चीज़ बी यहाँ पे प्लस यहाँ पे ये ढालू सतह हो गई, स्लोप मेजर हो गई, तो इस दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मेजर किया जाएगा तो ये डिस्टेंस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी चीज़ से बचने के लिए या इसी डिस्टेंस को मेजर, इस ढालू सतह को नापने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक, यानी जो डिस्टेंस हमको मेजर करना, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ए से बी तक की जो डिस्टेंस चाहिए हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, न कि ये वाली, ठीक है ना। तो हमें ए से बी तक की डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कुछ मेथड्स हैं जो यूज करते हैं। अगर देखिए ये जो एंगल है ये अगर 3 डिग्री से ज़्यादा है तब तो हम मेथड यूज़ करेंगे, 3 डिग्री से कम है तो हम लोग इसी ढालू सतह को मेजर कर लेते हैं और इतना ही दिखा देते हैं। ठीक, क्योंकि 3 डिग्री तक का जो ढाल होता है उसे नेग्लिजिबल माना गया है, समतल में ही मान लिया जाता है। तो अब हमारा जो हेडिंग बनेगा या जो टॉपिक आएगा, ढालू रेखा पर चैनेज ऑन स्लोपी ग्राउंड, स्लोपी ग्राउंड पर चैनेज ऑन स्लोपी ग्राउंड। तो दो ढालू बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी निकालने के लिए पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेपिंग विधि। डायरेक्ट और स्टेपिंग मेथड, इसको सीधी नाप विधि भी बोलते हैं, सीधी नाप विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है, सीढ़ी विधि भी कहते हैं, स्टेपिंग का मतलब सीढ़ी होता है। तो ऐसे हमारे पास ये ढालू सतह है, ऐसे करके ये ढालू सतह है, ठीक है। इस ढालू सतह पे हमें यहाँ से एक पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करना है। तो इन डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारी चेन है, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग कोई ये ले लेते हैं, लकड़ी ले लेते हैं, या फिर कोई स्टैंड ले लेते हैं, या फिर रॉड ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा रॉड हो गया यहाँ पे, ठीक। इसका नाम देते हैं हमें रॉड या फिर रेंजिंग रॉड बोल देंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ तक जरीब या फीता हमारा पकड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा जरीब या फीता पकड़ा जाएगा। फिर यहाँ से एक रेंजिंग रॉड यहाँ लेके जाएगा, तो यहाँ रेंजिंग रॉड लेके जाएगा, ये आपका खड़ा हो जाएगा रेंजिंग रॉड। तो अब ये डिस्टेंस यहाँ तक मेजर हो गया, तो इसका जो फुट होगा इसके टॉप तक का मेजर हो गया। ये मान लीजिए हमने मेजरमेंट किया M1, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसके फुट से यहाँ तक इसके टॉप तक का फिर मेजरमेंट करेगा चैन से या टेप से, इसका नाम रख दिया उसने M2। फिर इसके आगे चैन लिया, सॉरी रॉड लिया, रनिंग रॉड खड़ा किया, और यहाँ से यहाँ तक का इसके फुट से लेके इसके टॉप तक का डिस्टेंस मेजर किया, इसका हो गया M3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे इसने रॉड लिया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया इसके फुट से यहाँ तक का,
ये ले लिया M4, फिर यहाँ B तक पे B पे रेंजिंग रॉड लगा देगा, और इसके फुट से, यहाँ से नहीं डायरेक्ट, ये इसके फुट से मेजर करना है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये M5 हो जाएगा। तो डिस्टेंस AB के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ये हमारे पास हो जाएगा टोटल AB का डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर बात है? तो ये डायरेक्ट और स्टेपिंग मेथड है। अच्छा देखिए, एक बात और बता दें, जो रेंजिंग रॉड है एकदम वर्टिकल खड़ा होना चाहिए। ठीक है, नहीं कि ये तिरछी आपका ऐसे ऐसे खड़ा है, फिर ऐसे इधर से हो जाए ना, बिल्कुल स्टैंड वर्टिकल होना चाहिए। तो बिल्कुल वर्टिकल स्टैंड खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लम बाप की जरूरत पड़ेगी, साउल से मिला करके खड़ा करेंगे, तब एग्जैक्ट डिस्टेंस आएगी हमारी। पता चला जो हम टॉप पे मेजर कर रहे हैं वो इधर की तरफ या इधर की तरफ फैल गया है, और बॉटम इसका अंदर की तरफ घुसा हुआ है, तो मेजरमेंट गड़बड़ आएगा भाई। ठीक है, तो मेजरमेंट करने के लिए वही विधि है आपकी है। अब दूसरा मेथड आता है इसका, स्लोपी ग्राउंड पे मेजर करने के लिए कोणीय माप विधि। कोणीय माप विधि, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते रहिए। कोणीय माप मेथड, एंगुलर मेजरमेंट मेथड, एंगुलर मेथड ही डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोणीय माप विधि बोले तो एंगुलर मेथड, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, होने भी नहीं चाहिए। देखिए इस विधि में क्या करते हैं, भूमि की ढालू सतह की दूरी तथा ढाल का कोण मापा जाता है। ठीक है, कि कितने डिग्री का कोण पे ढाल है, फिर उसके बाद वहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला से हमारा काम बन जाएगा। देखिए जैसे हमारे पास ये ढाल है, ठीक, ये ग्राउंड है हमारा, पर्वत है। ठीक, ये डिस्टेंस हमारा हो गया A पॉइंट हो गया, ये हो गया B, इनके बीच का हमें क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। A से B तक का जो इंक्लाइन डिस्टेंस होगा इसको मेजर कर लिया जाएगा, जैसे इसका नाम रख दिया हमने D। ठीक है, ये डिस्टेंस D क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे, A से लेकर B तक का इंक्लाइन डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यानी इसमें बात ये भी नहीं चाहिए, जो समतल हमारा सतह ये मालूम होना चाहिए कि समतल सतह हमारा गया कहाँ है ना, आगे पीछे जो भी है ये आपका समतल सतह मालूम होना चाहिए। तो जो समतल सतह मालूम होगा उससे हम ये देखेंगे कि एंगल कितना बना रहा है, फाई, ये एंगल मेजर करेंगे। अब चाहे थियोडोलाइट से मेजर करें या कंपास से मेजर करें, वर्टिकल एंगल वैसे थियोडोलाइट से मेजर किया जाता है, कंपास से केवल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किया जाएगा। तो थियोडोलाइट्स का यूज़ करके या क्लाइनोमीटर से यूज़ करके क्या करेंगे हम लोग, इसका वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे। जब वर्टिकल एंगल मेजर करेंगे और यहाँ पे ये वाली हाइट, ये हाइट है, तो हाइट की वजह से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो ठीक है, तो यहाँ से हमें अब इंची टेप से हमने ये डिस्टेंस नाप लिया, हाइट नाप लिया, ये फाई नाप लिया, और हमें मेजर क्या करना है, A से बीच की ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस मेजर करनी है L। तो यहाँ पे हम लोग वो पाइथागोरस थ्योरम वाला क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज और बेस में किसका फार्मूला होता है भाई, कॉस थीटा का होता है, नहीं, कॉस फाई इज इक्वल टू L/D। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो L/D हो गया, तो हमें L निकालना ही है, L इज इक्वल टू D इंटू कॉस फाई। तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, L इज इक्वल टू D इंटू कॉस फाई। यानी हमें अगर इंक्लाइन डिस्टेंस मालूम हो और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मालूम हो, ठीक है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम हो और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मालूम हो, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है।
ठीक है। अच्छा, इसी में आपका एक क्लाइनोमीटर है। क्लाइनोमीटर जो होता है जिसमें आपकी लाइन ऑफ साइट निकलती है और एक ग्रेजुएटेड रिंग होती है, साहुल होता है जो केंद्र बिंदु से एक लंबे धागे से लटका रहता है। जब क्लाइनोमीटर क्षैतिज होता है तब साहुल का धागा शून्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हम बनाते नहीं हैं, अभी आपको बता देते। देखिए ये रहा क्लाइनोमीटर, जैसे हम लोग चाँदा देखते हैं ना, बिल्कुल चाँदे की तरह रहता है। देखिए जब ये क्लाइनोमीटर ने ए बी लाइन बनी हुई, जब ये ए बी लाइन एकदम हॉरिजेंटल होगी तो ये जो साहुल का धागा होता है ना, ये बिल्कुल वर्टिकली डाउन जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब जैसे हमारी दृष्टि यहाँ पे जैसे ये रहा, ये लाइन ऑफ साइट है, इस लाइन ऑफ साइट पे ए बी को हम रखेंगे ऐसे, ए बी के एकदम पैरेलल। जब ए बी के पैरेलल इस लाइन ऑफ साइट को रखेंगे तो ये धागा हमारा इधर नीचे की तरफ भागेगा। तो जो ये हमारे पास यहाँ पे एक 90 डिग्री पर एक लाइन बनी होती है, उससे जितना एंगल जाएगा वही एंगल हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। जितना एंगल इधर आएगा 5, जितना एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। ध्यान दीजिए, जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। अब ये मैकेनिज्म समझाने के लिए आपको पुनः मैथमेटिक्स हमें पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म आप लोग समझ लीजिएगा, ना समझ में आए तो फिर बताना, लेकिन ये बहुत बेसिक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो फाई एंगल यहाँ पे है वहीं आपका फाई एंगल यहाँ पे होगा। तो ये धागा जैसे जैसे आपका ये स्टीप होता जाएगा, ये धागा और 90 डिग्री से बढ़ता जाएगा इधर। ठीक, और फिर जब ढाल पे ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये धागा उधर की तरफ भागेगा। तो ये जो इसमें बने हुए हैं ग्रेजुएटेड मार्क लगाए हुए हैं, इसी से हम लोग एंगल पढ़ लेते हैं। ये रहा क्लाइनोमीटर। अब एक इसी कोड़ी विधि में तो आपका क्लाइनोमीटर हो गया, और एक आता है हाइपोटेनियस अलाउंस मेथड, कर्ण बढ़ती विधि। ठीक है, हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, इस विधि में प्रत्येक जरीब दूरी को क्षेत्र में नापन के समय ही संशोधित कर लिया जाता है। कर्ण बढ़ती विधि, AB के मध्य नापी ढालू दूरी क्षैतिज समतल पर एक जरीब है। इस प्रकार हमने जमीन की ढाल के कारण B' दूरी अधिक नाप ली। देखिए इस वाले मेथड में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये ढालू सतह है, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये AB है। ठीक, तो जो AB के बीच की डिस्टेंस होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो यहाँ ऐसे लेकर के ये वाला डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हम जब मेजर करेंगे AB इंक्लाइंड पे तो ये वाली डिस्टेंस आएगी बिल्कुल, और अगर ये हॉरिजॉन्टल माप करते हैं तो यानी ये वाली अधिक आ रही है ना। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए क्या किया गया है, जैसे ये ले लिया गया कि यहाँ से AC जो है ये एक जरीब है। ठीक, एक जरीब है, यानी जो भी एक हमारे पास टेप अवेलेबल हो उसी को ले लेंगे कि हमारा A से C तक एक जरीब है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, A से B तक, जो A से B तक हमारा, इस पर भी एक जरीब नापेंगे। तो हमने माना कि A से B तक एक जरीब है। ठीक है, A से B तक एक जरीब है, लेकिन A से B तक एक जरीब तो हो नहीं सकता क्योंकि ये बढ़ा हुआ है। तो ये अगर इसका हम लोग इसको इसे चाप बना के ऐसे मारेंगे तो ये आपका कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारा पॉइंट हो गया B'। तो AB' ही तो हमारा एक जरीब होगा ना, ये एक जरीब जो होगा हमारा AB' होगा, और जो ये B' है ये तो हमारा बढ़ा हुआ दूरी है ना, बढ़ी हुई दूरी है। तो इसी को बोलते हैं कर्ण बढ़ती विधि। इसी को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये वाला हमारा ये पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही चीज़ कितना माइनस करना, यही चीज़ फार्मूला में देखेंगे हम लोग। तो ट्रायंगल ABC लेंगे और यहाँ का एंगल मेजर कर लिया हमने 5 क्लाइनोमीटर से या थियोडोलाइट से। तो ट्रायंगल ABC देखेंगे, तो ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनियस अपॉन बेस AB अपॉन AC इजिकल टू क्या हो जाएगा,
सेक फाई। वैसे बेस अपन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस फाई, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपन बेस क्या हो जाएगा सेक फाई। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी सेक फाई। तो अच्छा ए बी इज इक्वल टू देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी डैश प्लस बी डैश बी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, ये फार्मूलास हो गया ए सी सेक फाई और ए बी इज इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी डैश बी ये डिस्टेंस से। तो चूंकि दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वल सेकेंड है तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी सेक फाई इज इक्वल टू ए बी डैश प्लस बी डैश बी। ठीक है, और चूंकि हमने यहाँ पे मेजर कर लिया है ए सी कितना है, ए सी इज इक्वल टू 1 जरीब। ठीक, ए सी इज इक्वल टू ये जरीब और ए बी डैश भी तो एक ही जरीब जो इतना मार्क किया हमने। यहाँ से जब ऐसे ए सी को मार्क किया ए बी डैश पे आया, वो ए भी तो ए बी एक ही जरीब है ना, और हमें मापना क्या है ए बी। तो ए बी में से ये हमारा बी डैश बी माइनस हो जाए तो हमारा ए बी डैश आ जाएगा पूरा। तो हमें माइनस क्या करना है, यही चीज़ देखना है कि कितना डिस्टेंस हम लोग जब ढालू सतह पे चलते हैं तो एक चेन नापने में कितना डिस्टेंस हमारा बढ़ जाता है, वही चीज़ माइनस कर लिया जाएगा। तो हमारा बी डैश बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी डैश बी हो जाएगा ए बी माइनस ए बी डैश, ए बी माइनस ए बी डैश। तो ए बी है कितना ए सी सेक फाई, ए सी सेक फाई माइनस ए बी डैश कितना एक जरीब। अगर एक जरीब है, अगर ये 20 मीटर वाली चैन है तो इसमें कितने लिंक हो जाएंगे 100 लिंक, और यही 30 मीटर वाली चैन होगी तो 150 लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी डैश, तो लिंक ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर की चैन अगर लेते हैं तो 100 लिंक आ जाएगा। तो ए सी भी एक ही जरीब है तो यहाँ भी 100 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 100 कॉमन ले लेंगे तो सेक फाई माइनस 1 बी डैश बी। तो हमें बी डैश बी मतलब हमें ए बी डिस्टेंस जो भी आएगी ए बी डिस्टेंस जो भी मेजर किया जाएगा उसमें से 100 सेक फाई माइनस 1 माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस एग्जैक्ट निकल जाएगा, दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बस हमें ए बी के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना होगा। तो पहले ए बी को मेजर कर लेंगे, उसमें से बी डैश बी को माइनस कर लेंगे 100 सेक फाई माइनस 1, यानी 20 मीटर वाली चैन से मेजर कर रहे हैं तब जब माइनस कर लेंगे तो हमारा ए बी के बीच के एग्जैक्ट डिस्टेंस निकल जाएगी, हॉरिजॉन्टल होगी। अब हमारा आता है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में है कि फील्ड में हम लोग का वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, फील्ड वर्क में वर्क कैसे करना है। तो फील्ड वर्क करने के लिए हमारे पास पहले इनका प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरे हमारा जो फील्ड होता है पूरे फील्ड को एक ट्रायंगुलर एरिया में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारा पूरा फील्ड है तो इसको ट्रायंगल एक वेल शेप्ड ट्रायंगल में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जिससे कि अब हमारा बीच इन सब के बीच का जो डिस्टेंस एरिया वॉल्यूम निकालने में कोई दिक्कत ना हो। तो पहला ये बात हो गया। त्रिभुज को पूरे फील्ड को त्रिभुज में बांटना ही क्या कहलाता है, जरीब त्रिकोणीय चैन ट्रायंगुलेशन। फिर हमारे सर्वे मंडली होती है, सर्वे पार्टी होती है, कम से कम जिसमें 3 व्यक्तियों की तो आवश्यकता ही पड़ती है। ठीक, उससे अधिक हो सकते हैं लेकिन अगर देखा जाए तो कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक सर्वेयर होगा और 2 क्या होंगे हेल्पर होंगे। सर्वेयर जो रीडिंग पढ़ेगा मशीन को ऑपरेट करेगा, बाकी जो हेल्पर होंगे जैसे स्टाफ उठाने के लिए, रेंजिंग रॉड उठाने के लिए, झंडी लगाने के लिए, पेंट चुना मारने के लिए, नंबर लिखने के लिए, ये सब हेल्पर की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास कौन कौन से उपकरण की ज़रूरत होती है, इक्विपमेंट की क्या क्या ज़रूरत रहेगी। तो इक्विपमेंट है 30 मीटर वाली जरीब, 30 मीटर वाली जरीब लें या 20 मीटर वाली जरीब लें। फिर उसके बाद
10 सुआ लें, यानी जो एरो होता है। फिर मेटालिक फीता भी ले लें, 1 दर्जन अरेंजिंग रॉड ले लिया जाए, एक ऑफसेट रॉड ले लिया जाए, क्योंकि ऑफसेट रॉड को हमें वहाँ पे हमेशा के लिए रखना नहीं है, पूरी वो डिस्टेंस निकालने के बाद उसको वहाँ से हटा लेते हैं। फिर उसके बाद छोटी छोटी 20 खुटियाँ लें और लकड़ी का हथौड़ा लें उन्हें मिट्टी में दबाने के लिए, ठीक। फिर हमारे पास पेंसिल, रबर और एक A4 साइज पेज होना चाहिए या फिर उससे बड़ा। इतने इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद है कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं सर्वे में। पहला है जैसे स्टेशन। पहला टर्म्स क्या है? स्टेशन। तो यह सर्वे क्षेत्र में स्थापित किए गए नियंत्रण बिंदु होते हैं जिनके मध्य दूरी यानी जरीब या फीते द्वारा नापी जाती है, तो वो मेन स्टेशन कहलाते हैं, जिन्हें हम अपने नक्शे में या फिर ड्राइंग शीट में ABCD इसे दिखाते हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं मुख्य स्टेशन, मेन स्टेशन। उसके बाद बीच में और कोई छोटे स्टेशन आते हैं जिनका इतना कोई होता नहीं है, मतलब लेकिन अगर कुछ दिख गया कि नहीं हमें ये सही से दिख रहा है तो उन्हें सब्सिडरी स्टेशन या टाई स्टेशन बोल देते हैं। इन्हें T1, T2, T3 अलग सिंबल से दिखाते हैं, ठीक बात है। फिर उसके बाद आती है सर्वे लाइन। 2 स्टेशनों को जोड़ने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे सर्वे लाइन बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये है और ये B हो गया, तो ये स्टेशन A और B स्टेशन हो जाएंगे और इनके बीच जो ये लाइन जाएगी इनको जोड़ने वाली, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वे लाइन। ये तो आपका हो गया स्टेशन, और ये वाली जो हो गया क्या हो जाएगी? सर्वे लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब सर्वे लाइन होगी या चेन लाइन जिसे बोलते हैं। अब जरीब सर्वेक्षण में यानी चेन सर्वेइंग में भूमि पर तो वास्तव में कोई रेखा होती नहीं है, जो बस हम अपने ड्राइंग शीट पर ही दिखाते हैं। तो दिशा का ज्ञान रखने के लिए या फिर दिशा जानने के लिए उन्हें क्या करते हैं, उनका नेम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जैसे हो गया, इसमें आ जाते हैं टाइप बेस लाइन। बेस लाइन मतलब आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है? यह प्रायः सर्वेक्षण क्षेत्र के मध्य में डाली जाती है, क्योंकि संपूर्ण सर्वेक्षण कार्य की शुद्धता इसी रेखा पर निर्भर करती है। अतः इसकी बड़ी सावधानी से 2 अथवा 3 बार पैमाइश कर लेनी चाहिए। बड़े क्षेत्रों में 2 आधार रेखाएं डाली जा सकती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस की भांति काटती हैं। जैसे हमारे पास ये पूरा फील्ड है, तो इसमें ये बीच में एक लाइन जाएगी, ये बीच में लाइन जाएगी, क्रॉस करती हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बेस लाइन, ठीक है तो सब सर्वे लाइन। लेकिन ये क्या है? ये जो पूरी आधार शीट इसी पर होती है, जो मेन पॉइंट से जो गुजरती है, इसलिए इसका क्या नाम लिख दिया जाता है? बेस लाइन। अब आता है फिर मुख्य रेखा। दूसरा है मेन लाइन। यह रेखाएं सर्वे क्षेत्र की सीमाओं के साथ साथ डाली जाती हैं और मुख्य सर्वेक्षण स्टेशनों को जोड़ती हैं। इस प्रकार यह एक ढांचा बनाती हैं। जैसे देखिए ये वाला आपका A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, F से G, G से फिर A पे आ गया, ठीक है। तो ये जो आपकी होती है ये मेन लाइन होती है, और जो यहाँ के बीच में से जाएगी और ये आएगी, ये क्या कहलाएगी? बेस लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब आता है बीच में एक तीसरा नंबर टाई लाइन। टाई लाइन को बोलते हैं संयोग रेखा। संयोग स्टेशन एंड टाई लाइन जो होती है ये उप स्टेशनों को जोड़ने के लिए होती है, ठीक। यह रेखा क्षेत्र के भीतरी भागों को जो मुख्य रेखा से दूर पड़ते हैं स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे भाई हमारा ये क्षेत्र यहाँ से चला गया और ये लाइन यहाँ से चली आई, अब इनके बीच का जो डिटेल वो नहीं आ पा रहा है, वो छूट जा रहे हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लेकर एक स्टेशन बांधते हैं, एक यहाँ ऊपर स्टेशन बांधते हैं, इनके बीच से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? टाई लाइन कहलाएंगे, टाई लाइन कहलाएंगे। फिर एक नेक्स्ट आती है चौथा चेक लाइन, अन्य इसको बोलते हैं जांच रेखा।
जांच रेखा। सर्वेक्षण कार्य के ढांचे की शुद्धता तथा आरेखन की यथार्थता की जांच करने के लिए जो रेखा विशेष रूप से क्षेत्र में डाली जाती है उसे जांच रेखा कहते हैं। यह प्रायः त्रिभुज ढांचे के शीर्ष से निकाली जाती है। आरेखन के समय यदि नक्शे पर इसकी लंबाई क्षेत्र की लंबाई से मेल खा जाती है तो सभी सर्वेक्षण की शुद्धता प्रमाणित हो जाती है। यानी त्रिभुज से मतलब आपका जैसे ये पूरा है तो चेक लाइन जो हो जाएगी यहाँ से निकाली जाएगी चेक लाइन, यानी जैसे ये बेस लाइन गई है तो बेस लाइन के पैरेलल में यहाँ से जैसे एक चेक लाइन डाली जाएगी यहाँ पे चेक लाइन। तो ये देखा जाएगा इससे कि जो बेस लाइन के आसपास के जो डिटेल दिखाए गए हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो ये चेक लाइन से आपकी जांच हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ये चेक लाइन, चेक लाइन क्या होती है विशेषतर ये आपकी जांच करने के लिए ही होती है। इतना तो हो गया आपका चेक लाइन, टाई लाइन, मेन लाइन, बेस लाइन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट का मतलब खसका। खसका क्या होता है भाई? खसका जो होते हैं किसी जरीब लाइन से ये आपकी चेन लाइन जा रही है, ठीक है, जरीब लाइन जा रही है और आपके पास यहाँ पे कोई बिल्डिंग है या मान लीजिए टेम्पल है, तो हमें इसका जब डिटेल दिखाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, या तो ऑफसेट खसका डालते हैं यहाँ से इस पॉइंट से 90 डिग्री पर, ये लंबवत खसका हो जाता है। अगर तिरछा डालते हैं तो ये तिरछा खसका हो जाता है। तो खसका जो होता है चेन लाइन के आजू बाजू में यानी दाएं बाएं कुछ डिटेल्स जो दिखाने के लिए डिस्टेंस लिए जाते हैं या उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं खसका, ठीक है। इसमें और एक होता है चैन मैन, जरीब वाला जो जरीब लेके चलता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चैन मैन, वो होता है जरीब वाला, ठीक। तो एक आदमी इसको पकड़ने के लिए दो आदमियों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि चैन में दो हैंडल होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जब दो हैंडल की जरूरत होती है तो दो आदमी भी जरूरत रहेंगे। तो एक जरीब वाला यानी एक चेन मैन आगे के जाएगा, एक उसको पीछे पीछे फॉलो करेगा उसको। तो आगे वाले को लीडर बोलते हैं, जैसे इधर जा रहे हैं तो आगे वाले को लीडर बोलेंगे और पीछे वाले को फॉलोवर बोलेंगे, ठीक। जो जिधर लीडर जाएगा उधर ही फॉलोवर जाएगा। तो लीडर के भी कुछ क्या होते हैं, वर्क होते हैं और फॉलोअर के भी कुछ वर्क होते हैं। जैसे लीडर जब आगे अपना एक हैंडल पकड़ के चलेगा तो उसके पास उसके एक हाथ में तो चैन बंधी पकड़ी रहेगी, दूसरा हाथ होगा उसमें वो कम से कम 10 एरो लिया रहेगा और कुछ रेंजिंग रॉड भी लिया रहेगा, ठीक है। कुछ एरो यानी 7, 8, 10 एरो लिया होगा और कुछ रेंजिंग रॉड लेके चलेगा, ठीक है। फिर इस आदमी को जो फॉलोअर होगा वो फॉलो करेगा, जिधर जिधर लीडर जाएगा उधर उधर ही फॉलोअर को जाना पड़ेगा। जो लीडर होता है जब मेजरमेंट होगा तो जरीब को एकदम सीधा खींच करके हैंडल सटाकर उसे एरो लगाना होगा और सुमो की गिनती करके लंबाई की गणना भी, जिससे सुमो की गिनती करके लंबाई की गणना की जाती है। तो जो लीडर होगा उसे ही क्या करना होगा, अपने सुमो को लगाना होगा, क्योंकि फॉलोअर जो होगा फिर उसी जो लगाए हुए एरो के पास आ जाएगा। लीडर नए नए पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसलिए उसे वहाँ पे एरो या फिर रेंजिंग रॉड लगाने पड़ते हैं। फिर जो आपका लीडर होता है उसे फॉलोअर के भी कुछ संकेतों और निर्देशों का पालन करना होता है। फिर फॉलोअर के कुछ वर्क होते हैं। फॉलोअर का जो काम होता है ये आपका चैन का पिछला सिरा पकड़ेगा और जैसे रेलगाड़ी का डब्बा आगे जाता है उसके साथ डब्बे के जैसा पीछे पीछे चलेगा और अपना नियंत्रण बनाए रहेगा अपने लीडर के जैसा, ठीक है। और वह अपना जो है कि लाइन बनाने रखने के लिए उसने क्या करना है, एरो को ध्यान रखना है, उसको एरो लाइन का ध्यान रखना है और रेंजिंग रॉड को ध्यान में रख करके उसे चलना है, किसके पीछे पीछे, लीडर की। जैसे और जब से आपका डिस्टेंस मेजर होते जाता है तो जो आगे लीडर हमारा तीर लगाते हुए चलता है, जब डिस्टेंस मेजर हो जाता है तो पीछे से ये फॉलोअर जो होता है वो सुमो को उखाड़ता भी चलेगा
और इसकी गिनती करके जो ऑब्जर्वर होगा यानी सर्वेयर होगा उसको बताता भी चलेगा कि 5वां एरो निकल गया, ये 6वां एरो निकल गया। तो जितने एरो निकलेंगे उसकी वहाँ काउंटिंग हो जाएगी और उसी के हिसाब से डिस्टेंस भी निकाल लिया जाएगा। ठीक है। जब क्या बोलते हैं लीडर के पास सुबह समाप्त हो जाते हैं तो फिर क्या करता है, जो फॉलोअर होता है वो अपने सुबह जो पीछे से निकालता है वो चलता है, वो अपने लीडर को दे देता है। फिर ऐसे ही आगे काम चलता रहेगा। और दोनों लोगों को, लीडर और फॉलोअर को, दोनों लोगों को ध्यान देना है कि ज़मीन पर चैन को घसीटना नहीं है, जिससे कि इसकी स्टैंडर्ड लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल पूरा कायदे से ध्यान रखना है दोनों को, लीडर और फॉलोअर को, जो चैन लेके चलते हैं। ठीक, ये हो गया प्रोसीजर। अब है चैनिंग अलाइन, एक जरीब के द्वारा नापने करना। इसमें आपका कुछ स्टेप्स हैं। अब जरीब द्वारा नापन करने के लिए लीडर और फॉलोअर यहीं चलेंगे लेकर के। तो कुछ इसके स्टेप्स हैं। पहले जरीब को खोलेंगे व फैलाएंगे, फिर उसके बाद उसकी पैमाइश करेंगे, उससे मतलब फील्ड का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद सब जरीब को यानी चैन को लपेट कर एक अच्छे से रखना भी पड़ता है, ये नहीं कि फील्ड में फेंक के चले जाएँ। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है जैसे जरीब को खोलना। जरीब को खोलने के लिए दोनों हैंडल को एक साथ पकड़ करके ज़मीन पर क्या करेंगे, चैन को रखेंगे या पटक देंगे। पटकने अब ऐसा भी नहीं पटकेंगे चैन टूट जाए, आराम से पटकेंगे थोड़ा सा। उसके बाद दोनों आप जो फॉलोअर और लीडर होंगे एक एक हैंडल पकड़कर दूसरी दिशा में को बढ़ेंगे, जिससे कि चैन अपने आप खुलती चली जाएगी। उसके बाद माप लेने के लिए हम इसे फील्ड में फैलाएंगे और इसे थोड़ा टाइट करके खींचेंगे, जिससे ठीक सिधाई में आ जाए। और हम लोग क्या करते हैं, जिन दो स्टेशनों के बीच का मेजरमेंट करना होगा उसी हिसाब से उसमें चैन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और डिस्टेंस को मेजर करते हुए लिखते चलेंगे। फिर अंत में जब काम ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर दोनों हैंडल को एक पास पकड़ करके फिर चैन को लपेटना चाहिए। ठीक है। और बाकी कड़ियाँ जो हैं, बाकी की कड़ियों को समेट कर उसे फिर फीते से बांध दिया जाता है। ठीक है। यानी दोनों हैंडल को एक पास मिला करके फिर उसके बाद चेन को कड़ी वाइज लपेट कर उसके फीते से फिर उसको बांध दिया जाएगा, जिससे कि चेन आगे भी खराब ना हो। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कितना पढ़ते रहिए। ओके।